हेलो एवरीवन, चलिए आप सबका स्वागत है आपके ही सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट पे। ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट किया है और मैंने फिस्कल पॉलिसी पर वीडियो आपको अपलोड कर दिया है और जो हमारा सेकंड वीडियो है वो मैंने जैसा कि कहा था कि मैं अपना अगला वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ लेकर के आऊँगा। तो देखिए मैं मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आपके सामने आ चुका हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और फिस्कल पॉलिसी से ये किस तरीके से अलग है। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है। तो फिस्कल पॉलिसी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम समझते हैं कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, वो किस तरह से पॉलिसी बनाती है और वो जिस तरह की पॉलिसी बनाती है उसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यानी हमने फिस्कल पॉलिसी में क्या देखा कि एक पॉलिसी फ्रेम हो रही है एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। तो सरकार जो पॉलिसी बनाई उसको तो हमने फिस्कल पॉलिसी कह दिया। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो ये वो पॉलिसी है जो हमारी सेंट्रल बैंक यानी इंडिया की सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बनाती है। अलग अलग देशों में उनकी जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। क्योंकि हमारे सिलेबस में हमको इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया की है। और जो इंडिया की जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो हम सबसे बड़ा किसी का नाम लेंगे तो हम किसका लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये सारी पॉलिसीज़ जो हम अब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो किसके द्वारा फ्रेम की जाएगी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेम की जाएगी। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कोई पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पॉलिसी क्या है, एक तरीके से मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा जो तरीका होगा, मेरी जो पॉलिसी होगी उस एग्जाम के प्रति वो अलग होगी। कोई दूसरा इंडिविजुअल है जो किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी जो पॉलिसी होगी वो एग्जाम के लिए अलग होगी। उसी तरीके से जो फिस्कल पॉलिसी है या जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों के लिए लेकर के आता है, यानी देश के लोगों के लिए लेकर के आता है, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए वो चीज़ों को लेकर के आता है। तो उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव है। यानी जब पॉलिसी फ्रेम होती है तो उसके साथ ही एक शब्द का इस्तेमाल होता है, क्या, कि ये जो पॉलिसी फ्रेम हुई है ये जरूर किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए हुई होंगी। यानी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी के। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने स्लाइड पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय आरबीआई। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है, पहला क्वेश्चन। एंड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो हम पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं वो जरूर किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही हम फ्रेम कर रहे होंगे। यही बात मैंने यहां लिखी है। इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्या हो रहा होगा, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या हो गया, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूं और मैं अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूं तो पता नहीं कितना सारा पैसा, जैसे ही कई लोग बोलते हैं कि पता चला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गए, जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे क्या ऐसा होता होगा कि पैसा ही पैसा, चारों तरफ पैसे पैसे होते होंगे। तो होता होगा भाई, हम नहीं गए क्या पता हमको। ठीक है, तो क्या होगा, मनी सप्लाई का मतलब हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, मनी का सप्लाई देखती है। ठीक है ना, मार्केट में अगर मनी का सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैंने फिस्कल पॉलिसी में आपको बताया है। अगर मनी की सप्लाई अधिक है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको इन्फ्लेशन की कंडीशन कहेंगे। अगर मनी की सप्लाई कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम डिफ्लेशन की कंडीशन कहेंगे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठ के देख रहा है, अच्छा यहां पर मनी की सप्लाई क्या है, ज्यादा है, तो मेरा क्या काम है, इस मनी की सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल करना, यानी मनी की सप्लाई को मार्केट से कम करना। तो हम क्या करें, हम अपनी एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आपके सामने आए जिससे कि मनी की सप्लाई कंट्रोल हो। कहीं मार्केट में डिफ्लेशन आ गया, डिमांड की कमी हो गई, डिमांड की कमी होगी तो हम एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहेंगे कि लोग डिमांड करें। सरकार भी कहेगी ये पॉलिसी बनाओ ऐसी कि लोग क्या करें, डिमांड करें। देखो कार नहीं बिक रही है, ये नहीं बिक रहा है, वो नहीं बिक रहा है, अपने पॉलिसीज के थ्रू ऐसा कुछ करो जिससे कि क्या हो, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने की कोशिश करें। यानी कि मनी की सप्लाई को बढ़ाना या घटाना, यही मेरा काम है, यही मेरा काम है। यही बात मैंने यहां पर लिखी है, इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और मैंने जैसे ही आपसे कहा कि इसके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, चलिए उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी सप्लाई,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी सप्लाई बोले या मॉनेटरी पॉलिसी बोले हम, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा? टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, हमको रेगुलेट करना है, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमको रेगुलेट करना है मनी सप्लाई को, बढ़ाना है कि घटाना, ये हमको समझ में आता है। सेकंड, टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, किस तरीके से हम क्या करें, प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करें, ये भी हमारा एक काम है, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या करते हैं, इसको अपने पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसको हम करने की कोशिश करते हैं, इसको रेगुलेट करने की हम कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए थर्ड पॉइंट समझते हैं, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब पॉलिसी बनाने के लिए हमको बुलाया गया कि भैया सुनो तुम पॉलिसी बनाओ, हम सरकार हैं, हम होते हुए हम तो पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन हमारे सिर्फ पॉलिसी बनाने से चीजें नहीं होंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो सारे मनी सप्लाई को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह की पॉलिसीज की जरूरत है, तुम्हारे थ्रू इसको तुम करने की, इसको तुम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमने समझ लिया पहला पॉइंट, चाहे मनी सप्लाई की हो, सेकंड प्राइस स्टेबिलिटी, थर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। फोर्थ पॉइंट, टू अचीव स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। भैया $1 बराबर कितना रुपया होगा, फिर 1 पाउंड बराबर कितना रुपया होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हमने जब फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, जितने भी कॉमर्स के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा कि कई बार क्या होता है, सरकार तय करती है इस चीज़ को। सरकार तय करने का मतलब क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट के हाथ में भी चीज़ों को छोड़ा जाता है कई बार कि जाओ मार्केट, तुमको खुली छूट है, जाओ और मनी सप्लाई में कह रहा हूँ, आप फॉरेन एक्सचेंज को फिक्स करके आओ। जब मार्केट फोर्सेस उन चीज़ों को, यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, जब उसको तय नहीं कर पाती हैं और पता चला कि एक रात पहले $1 बराबर 70 रुपीज़ है और उसी एक रात के बाद $1 इज इक्वल टू 75 हो गया, और ये फ्लक्चुएशन एक एक रात बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस फ्लक्चुएशन को कौन कंट्रोल कर सकता है? फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगी सुनो मार्केट फोर्सेस, तुमसे ना हो पाएगा, मैं आ रहा है, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगी अब मैं अपने मैनेज्ड फ्लोटिंग, आपने टर्म सुना होगा, आपके सिलेबस में अभी नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। मैनेज्ड फ्लोटिंग के हिसाब से मैं अपनी पॉलिसीज लेकर के आ रहा हूं और मैं क्या करूंगा, ये जो फ्लक्चुएशन तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। यानी कि इसीलिए मैंने ये लास्ट पॉइंट यहां पर लिखी है कि ये जो फ्लक्चुएशन है, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? ये सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है, ठीक है ना। वो भी इसका काम करती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम समझते हैं अपने सेकंड स्लाइड को। सेकंड स्लाइड हमारा क्या है? सेकंड स्लाइड, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। सर अभी तक आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल किया जाएगा, यानी मनी के सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। सर कैसे किया जाएगा, हमको बताइए तो, आरबीआई किस तरीके से करती है? तो चलिए बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है? क्रेडिट कंट्रोल इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। इसीलिए आपको मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करती है, क्रेडिट कंट्रोल करती है, ठीक है ना। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी हम कहते हैं। जहां भी आप अगर पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल क्रेडिट इज वन ऑफ द, मैंने आपको ये बता दिया। सेकंड, आरबीआई एडॉप्ट्स ऑल द मेजर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है, सारे मेजर्स लेती है, कैसे वो कंट्रोल कर सकती है क्रेडिट को। दीज मेजर्स आर टेकन बाय द फॉलोइंग 2 इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन मेजर्स को लेने के लिए वो क्या करती है? 2 इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है। कौन कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट्स? पहला जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, और सेकंड जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब सर ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, चलिए इसको समझते हैं।
हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दिस टाइप ऑफ कंट्रोल रेगुलेट्स द टोटल क्वांटिटी, इस बात को ध्यान रखिएगा, द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। सर आपने दो टर्म का भी इस्तेमाल किया, मुझे समझ नहीं आया। एक आपने कहा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक आपने कहा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हो गया मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर हूं तो मैं कई सारा मनी सप्लाई करता हूं। मैंने कहीं पे क्या किया है? पैसा मान लीजिए लगाया हुआ है एज अ बैंक, एज अ सेंट्रल बैंक। जो टोटल क्वांटिटी मार्केट में किस तरह की, इकोनॉमी की कंडीशन किस तरह की है, इन्फ्लेशन की अगर है, तो मैं क्वांटिटी को जो मार्केट में लगाया हुआ हूं, जो मैं अपना पैसा लगाया हुआ हूं, उसको क्या करूंगा? मैं उस पैसे को कम करने की कोशिश करूंगा, ताकि क्या हो, मार्केट में जो मनी की सप्लाई है वो रिड्यूस हो, वो कम हो। तो यानी कि जब मैं टोटल क्वांटिटी को बढ़ाने या घटाने की बात करता हूं तो मैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की सर बात कर रहा हूं, मैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? जब मैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता हूं तो मैं किसकी बात करता हूं? मैं कहता हूं कि सर जो क्वांटिटी आपने वहां लगाई है उस क्वांटिटी के डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। यानी सर आप ये क्या कह रहे हैं? एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सेक्टर है एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक, एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जांपल दे रहा हूं, आरबीआई 100 रुपए कहीं नहीं लगाएगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 100 रुपए लगा दिया एग्रीकल्चर पे, 50 लगा दिया इंडस्ट्री पे। पता चला एग्रीकल्चरल मार्केट में क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया। अब लगा आरबीआई को कि कुछ उसको पॉलिसी अपनानी चाहिए, तो क्या करेगी? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कहेगी अच्छा 100 रुपए तुम सुनो, तुम इंडस्ट्री में जाओ और 50 रुपए तुम एग्रीकल्चर में आओ। यानी मैंने क्या किया? मैंने क्वांटिटीज के डायरेक्शंस को चेंज कर दिया। जहां 100 लगाया था वहां पर 50 कर दिया और जहां 50 था वहां 100 कर दिया। सिंपल। यानी कि क्वांटिटी के डायरेक्शंस को चेंज कर देना क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। और हम जब सिर्फ क्वांटिटीज को बढ़ा या घटा रहे हैं, टोटल क्वांटिटी को, तो वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है बात? चलिए अब समझते हैं जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जैसा कि बैंक रेट या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये हैं क्या। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अच्छा ये फुल स्क्रीन पे है ना? ठीक, चलिए मैं बताता हूं यहां पर। देखिएगा, मान लीजिए मैं बैंक रेट की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बैंक रेट की बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे बैंक रेट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए, और मैंने आपको बताया था फिस्कल पॉलिसी में मैं पीड़ित हूं, जो मैंने अपना पीएनबी में अकाउंट खोल लिया, बहुत दौड़ना भागना पड़ा। ठीक है, तो मेरा अकाउंट पीएनबी में है, तो मैं जिस कॉमर्शियल बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं वो पीएनबी है। आप कुछ भी ले सकते हैं जहां जहां आपका अकाउंट हो। ठीक है ना? एक मान लिया मैंने कॉमर्शियल बैंक है और एक हमारा सेंट्रल बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। ठीक, और जब पीएनबी को पैसे की जरूरत होगी तो पीएनबी दौड़ के कहां जाएगी? आरबीआई के पास। मुझे इंडिविजुअल, मेरा नाम हर्षित है, अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं कहां जाऊंगा? मैं पीएनबी के पास जाऊंगा। तो जब सब लोग बन गए हैं तो मैं भी आ जाऊं। चलिए मैं भी आ गया, यानी ये मैं हो गया। ठीक, एच से मैं अपने आप को डिनोट कर रहा हूं। ये कॉमर्शियल बैंक हो गया, ये सेंट्रल बैंक हो गई। क्लियर है इतनी बात? अब समझते हैं कि सर ये बैंक रेट है क्या। पीएनबी गई आरबीआई के पास, भैया लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए। आरबीआई ने कहा अच्छा लोन चाहिए, ले लो लोन, आओ। ये लोन इसने क्या किया? दे दिया पीएनबी को। पीएनबी को जैसे ही लोन देगा, कहेगा अच्छा बेटा लोन तो लेके जा रहे हो, वापस नहीं करोगे क्या? तो पीएनबी कहेगी करेंगे करेंगे। तो ठीक है, किस पे करोगे? एक रेट पे करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट रेट हम चार्ज कर रहे हैं उसी पर तुमको करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट रेट ही जिस पर पीएनबी को आरबीआई को लोन वापस करना पड़ता है, उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। यानी ये क्या होगा? जब ये अपने लोन को वापस करेगी कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम बैंक रेट कहेंगे। मैं भी यहां खड़ा था, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं गया पीएनबी के पास। पीएनबी पैसा चाहिए। पीएनबी ने कहा ले जाओ लोन ले लो। पीएनबी ने मुझे लोन दिया और वही बात उसने भी मुझसे पूछा कि बेटा ये बताओ लोन तो लेके जा रहे हो, वापस करोगे नहीं करोगे? करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो घर आ जाएंगे तुम्हारे। तो करोगे? हाँ करेंगे सर। तो किस रेट पे करोगे? हम बता रहे हैं, इस रेट पर करोगे जो इंटरेस्ट रेट होगी। ठीक है ना? मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए।
मान लीजिए किस तरीके से पॉलिसी चलती है, आपको समझ में आ गया बैंक रेट क्या है। जिस रेट पर क्या हो रहा है, आरबीआई जो लोन दी थी कॉमर्शियल बैंक को, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक उनको लौटा रही हैं, उसको हम बैंक रेट कह दिए। अब देखिए कैसे आरबीआई यहां पर बैठे बैठे हमको लोन लेने से रोक भी सकती है और लोन ज्यादा लेने पर विवश कर सकती है, ठीक है ना। किस तरीके से, देखिए लोन लेने हम आए, इंटरेस्ट था 8%, 8% पर पीएनबी और आरबीआई की डील फाइनल हो गई। पीएनबी ने कहा कि जब मैं 8% दे रहा हूं तो मैं 8% पे तो हर्षित को नहीं दूंगा, मेरा तो जो कॉमर्शियल बैंक है, मेरा तो मोटिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो मैं 8% पे तो नहीं लोन दूंगा, मैं कुछ 10% पर हर्षित को लोन दूंगा। 10% पे उसने लोन दे दिया। अब जैसे ही उसने 10% पे दिया तो क्या हुआ, मैं लोन ले लिया, लेकिन मार्केट में आ गया इन्फ्लेशन। मार्केट में जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा तो मनी की सप्लाई यानी ज्यादा हो गई है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई बैठी हुई है अपने यहां। आरबीआई क्या कहेगी, आरबीआई कहेगी एक काम करते हैं, अगर हम पीएनबी को फोन करके कहेंगे कि पीएनबी सुनो ज्यादा मनी का सप्लाई मत करो बाहर, तो पता नहीं पीएनबी मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन अगर हम एक काम करें, अपने बैंक रेटवा को अगर हम इंक्रीज कर दें, यानी कि जो 8% हम बैंक रेट चार्ज कर रहे थे, अगर हम 10% चार्ज करने लगे पीएनबी से, तो क्या होगा, पीएनबी कहेगी कि अच्छा 10% हम दे भी रहे हैं आरबीआई को और 10% हम हर्षित से भी लें, नहीं, हमको तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो ये भी क्या करेगी, ये अपने बैंक रेट को, ये अपने रेट को इंक्रीज कर देगी, इंटरेस्ट रेट को। ये जैसे ही अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी, मैं कहूंगा कि पहले जितना लेता था 10% पे, अब उतना ही मुझे मिलेगा 12% पे, नहीं चाहिए लोन या कम चाहिए लोन। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी मैं क्या करूंगा, मैं कम लोन लूंगा तो मैं मार्केट में मनी की सप्लाई कम करूंगा। बात क्लियर है? इन्फ्लेशन की कंडीशन। अगर हम इसके ठीक उल्टा बात करें डिफ्लेशन की, तो क्या होगा, डिफ्लेशन में ये अपने रेट को क्या करेगा, आरबीआई 6% कर देगा 8% से। जैसे ही वो कम करेगा तो ये भी क्या करेगा, 10% से 8% पे आ जाएगा। अब कम इंटरेस्ट पे हमको अगर लोन मिल रहा है तो दौड़ दौड़ के लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमको समझ में आ गया कि बैंक रेट क्या है। बताइए किसी को कोई दिक्कत होगी तो हम लोग फिर से बात करेंगे इस पे, ठीक है ना। चलिए, एक टर्म और इस्तेमाल होता है जिसका नाम है रेपो रेट। सर ये रेपो रेट क्या है सर? ये बैंक रेट जो आप कह रहे हैं और ये रेपो रेट जो आप कह रहे हैं, ये दोनों तो सेम ही बात है क्या? देखिए, रेपो रेट का भी काम क्या है कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक से कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है, और वही बात तो मैंने बैंक रेट के लिए भी कही। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बस अंतर इतना सा है कि जब हम शॉर्ट पीरियड के लोन लेते हैं, जब कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेती है, तब हम जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिस रेट का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और जब लॉन्ग पीरियड के लिए लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिस रेट पर उनको लौटाना होता है, उसको हम बैंक रेट कहते हैं। क्लियर है बात? कोई डाउट? ठीक है, चलिए। यानी सर आप रेपो रेट एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सर सेंट्रल बैंक कभी दिक्कत में नहीं आती है क्या? कभी उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है कॉमर्शियल बैंक से? पड़ती है सर, बिल्कुल पड़ती है। उसको क्या कहते हैं सर? उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्लियर है बात? देखिए मैंने यहां लिखे 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन यहां पर असलियत में 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। अभी ये और खुलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो यानी आपको रेपो रेट समझ में आ गया, आपको रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया, आपको बैंक रेट समझ में आ गया। रिवर्स रेपो रेट क्लियर है? ठीक उल्टा, अब पीएनबी को क्या चाहिए? पीएनबी दे रही है लोन आरबीआई को, तो जिस रेट पे लोन देगी कॉमर्शियल बैंक, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कह देंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? चलिए, सेकंड पॉइंट है हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? देखिए इसमें एक शब्द छुपा हुआ है जिसका नाम है रिजर्व। यानी कि एग्जाम्पल से समझिए इसको। मैंने क्या किया, 1000 रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है ना। मैं कॉमर्शियल बैंक के पास गया, मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दी। जैसे ही मैं 1000 डिपॉजिट करूंगा, सेंट्रल बैंक जान जाएगी, सेंट्रल बैंक को पता चल जाएगा। सेंट्रल बैंक कहेगी सुनो 1000 आया है,
लोन चढ़ाओगे, हमको मालूम है कॉमर्शियल बैंक तुम, क्योंकि लोन से ही तुम क्या करते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो। तो एक काम करो, लोन तो तुम चढ़ाओ लेकिन 800 से ज्यादा नहीं, ठीक। 800 से ज्यादा अगर चढ़ाना है तो तुम जानो, लेकिन एक बात जान लो, तुमको रिजर्व रखना पड़ेगा 200 रुपए। तुमको 200 रुपए क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। जिस 200 रुपए में से 100 रुपए तुमको कैश के रूप में रखना होगा, 100 रुपए कैश के रूप में रखना होगा, और बाकी के 100 रुपए को तुमको बॉन्ड्स के रूप में रखना होगा। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो 100 रुपए हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के रूप में आ जाना चाहिए। कॉमर्शियल बैंक को मैसेज चला गया, ये 100 रुपए कॉमर्शियल बैंक जाओ, तुमको छूट है, तुम अपने पास रखो, लेकिन बेटा रिजर्व रखना। इसको अगर लोन पे चढ़ाए तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम, क्योंकि हम सेंट्रल बैंक, हम बैंकों के बैंक हैं। बात समझ में आ रही। अब क्या हुआ, जब हम कैश के रूप में रिजर्व रखे तो इसको हमने नाम दिया CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। जब हमने बॉन्ड्स के रूप में 100 रुपए को रखा, इसको हमने नाम दिया SLR, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है बात समझ में आ रही। यानी कि हमको समझ में आ गया कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब कि कुछ रिजर्व्स रखती है कौन, RBI। ये रिजर्व 100 रुपए कैश के रूप में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 200 रुपए रिजर्व रखी है तो उसमें से उसने कह दिया कि 100 रुपए भैया कैश के रूप में रखो और बचे हुए 100 रुपए बॉन्ड्स के रूप में रखो। जो 100 रुपए कैश के रूप में रख रहे हो वो मेरे पास रखो, क्योंकि कल को अगर कोई विजय माल्या पैसा लेके भाग गया तो तुमको कौन बचाएगा, मैं बचाएगा, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा कैश मेरे पास पड़ा होगा उसी से मैं तुम्हारी हेल्प करेगा। बात समझ में आ रही है। तो कैश के रूप में रखा कहां पर, RBI में। जो बॉन्ड्स के रूप में रखा SLR, कहां पर रखा बॉन्ड्स को, खुद कॉमर्शियल बैंक ने अपने पास। लेकिन भैया रिजर्व रखना है, उसको लोन पे नहीं चढ़ाना। बात समझ में आ रही। चलिए समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब मैंने आपको इस लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में भी 2 पॉइंट्स बता दिए। एक मैंने आपको CRR बता दिया, एक मैंने आपको SLR बता दिया। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया ये बताइए, CRR इंक्रीज कर गया, CRR बढ़ गया, CRR बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा सर, नहीं समझ में आई बात, हमको समझाते हैं। मान लीजिए CRR बढ़ गया। CRR बढ़ने का मतलब हुआ कि पहले जो मैं 100 रुपए बोल रहा था कॉमर्शियल बैंक से कि मेरे पास रिजर्व में रखो, अब मैं कहूंगा 150 रखो। यही तो मतलब हुआ ना बढ़ने का, 150 रखो। जब मैं कहूंगा 150 रखो तो क्या होगा, 150 जैसे ही मैं कहूंगा, अब इसके पास जो पहले 800 का ये लोन बांट रहा था, अब ये लोन 750 का ही बांट पाएगा। क्यों, क्योंकि 50 रुपए तो ज्यादा और रखना है उसको कैश के रूप में, रिजर्व। बात समझ में आ रही है। तो जैसे लोन पहले 800 का जा रहा था, अब लोन कम 750 का जा रहा है, तो मनी का सप्लाई पहले से क्या हुआ, कम हुआ। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्या होगी, कंट्रोल होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए डिफ्लेशन है तो क्या होगा, मैं कहूंगा कि पहले मैं 100 रुपए कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रख रहा था, अब मैं 50 रुपए रखूंगा। मैं 50 रुपए रखूंगा तो क्या होगा, अब ये लोन जो पहले 800 का दे रहा था वो 850 का देगा। पहले जो मनी की सप्लाई कर रहा था उससे ज्यादा मनी की सप्लाई करेगा, मार्केट में मनी का फ्लो होगा। क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे जाएंगे। क्लियर है बात। ये हो गया आपका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। सेम बात SLR के साथ भी, बढ़ाना घटाना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलिए इसमें एक पॉइंट और रह गया जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, देखिए जब सरकार अपने सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में रख देती है कि भैया सेल और परचेज करना हो, जिसको भी हमारे सिक्योरिटीज को आ जाओ, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन किस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन में अगर कहीं पर ओपन मार्केट ऑपरेशन पर क्वेश्चन आ गया तो वो आपको कहेगा ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या ये है कि सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन बी परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको ये याद रहना चाहिए भैया मार्केट है वो तो सेल और परचेज दोनों करने के लिए तैयार है, तो कोई एक सेल या किसी एक दूसरे ऑप्शन में सिर्फ परचेज नहीं होगा, सेल एंड परचेज दोनों होगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये वाली बात आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने आपको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब बता दिया, डायरेक्शंस को चेंज करने का क्वांटिटीज के। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएसन, ठीक है ना। देखिए
क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए जब मैं लोन लेने जाऊंगा कॉमर्शियल बैंक के पास, तो मैं क्या कहूँगा, भैया हमको लोन चाहिए। लोन चाहिए तो क्या बिना ऐसे ही, क्योंकि चेहरा मेरा पहचानती है तो क्या दे देगी? नहीं, मतलब गरीबों वाला चेहरा, उस पर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चलिए ठीक है, अपनी बेइज्जती करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं गया वहाँ पर और मैंने कहा कि भैया हमको लोन चाहिए, तो कॉमर्शियल बैंक कहेगी अच्छा ऐसे कैसे, ये बताओ कुछ सिक्योरिटी रखे हो कि नहीं? तो हम कहेंगे हाई लो हमारे घर का कागज, ठीक। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैंने मान लीजिए 100 रुपए की, घर मेरा 100 रुपए का नहीं है, मजाक नहीं, ठीक है ना, मान लीजिए मैंने 100 रुपए की सिक्योरिटी रख दी। 100 रुपए की जैसे ही मैं सिक्योरिटी रखूंगा तो क्या होगा, वो कहेगी 100 की सिक्योरिटी रखे हो, लो 80 रुपए लोन लेके जाओ एंजॉय, ठीक है ना, जाओ ऐश करो। अब क्या हुआ, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आते क्या होगा, इन्फ्लेशन आते अब मैं जो 80 रुपए दे रहा था, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसे कम देना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए के जो सिक्योरिटी होगी उस पर अब मैं 90 रुपए दूंगा। क्या बताइए, 90 रुपए दूंगा? नहीं दूंगा। मैं कितना दूंगा, मैं 70 दूंगा। और मैं जब 70 दूंगा तो क्या होगा, मनी का फ्लो पहले जो 80 का हो रहा था वो घट जाएगा और 70 का होगा, ठीक है। मनी का फ्लो घट जाएगा, मनी का फ्लो घटेगा तो क्या होगा, मैंने अपने मार्जिन को इंक्रीज कर दिया। पहले जो 20 का मार्जिन था अब वो 30 का मार्जिन हो गया। जैसे ही मार्जिन क्या हुआ, बढ़ा, वैसे ही क्या हुआ, मनी का सप्लाई कम हो गया, यानी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो गई। जैसे ही डिफ्लेशन आया, पहले मैं 80 रुपए दे रहा था 100 रुपए की सिक्योरिटी पे, मैं अब कितना दे रहा हूं, मैं अब 90 दे रहा हूं। आओ लेके जाओ, जितना ज्यादा लेके जाओगे मार्केट में डिमांड करोगे, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमको ये बात समझ में आ गई। मोरल सुएशन क्या है? मोरल सुएशन एक तरीके से, जैसे देखिए, आप जब कहीं पर जाते हैं तो आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि नहीं यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, इस जगह पे जाओगे तो ये मतलब बिगड़ जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहाँ मत जाना, इससे दोस्ती मत करना, उससे दोस्ती मत करना, ये अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छी लड़की नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कॉमर्शियल बैंक से कहता है कि सुनो, इस समय जो कंडीशन है, बड़ी तंगी कंडीशन चल रही है, स्थिति ठीक है नहीं इकॉनमी की, तो इसको लोन मत देना, उसको लोन मत देना, इसको देना। यानी इसको उसको मतलब क्या, देखिए, मान लीजिए दिक्कत चल रही है, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन बांटूंगा तो क्या मुझे रिकवरी जल्दी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या मैं प्रॉफिट जल्दी मैक्सिमाइज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो अब अगर ऐसी तंगी है तो मैं कहूंगा अच्छा, अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर वाला आता है तुरंत दो, अगर एग्रीकल्चर वाला आता है उसको टालो, थोड़े दिन तक टालो। बात समझ में आ रही है? तो यानी क्या कर रहे हैं हम, एक प्रेशर बना रहे हैं, जिससे कि क्या हो, लोन जा रहा है, देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसको देना है किसको नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की चीजें हम कहां देखते हैं, हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ठीक है ना। इसके फीचर्स को हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, एक्टिव पॉलिसी। क्या मतलब हो गया सर इसका? चलिए जो लिखे हैं एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। Before the advent of planning in India in 1951, monetary policy of RBI was passive policy. RBI did not use the measures of monetary policy to regulate the availability of credit. For example, bank rate was stable at 3%, but after 1951, RBI has active monetary policy. It has been using all the credit control. मतलब क्या हुआ सर इसका? एक्टिव पॉलिसी का मतलब हो गया कि पहले देखिए जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि क्रेडिट को कंट्रोल करने का एक पूरा पावर, एक ताकत है आरबीआई के पास। लेकिन 1951 के पहले, 1951 के पहले ये ताकत नहीं थी आरबीआई के पास। एक बार भैया फिक्स हो गया वही चलेगा, वो ताकत फिर नहीं है चेंज कर पाने की। तो यानी कि एक्टिव पॉलिसी का मतलब 1951 के बाद, 1951 के पहले वो पैसिव पॉलिसी थी, जब वो चेंज नहीं कर सकती थी, चेंजेस नहीं ला सकती थी। लेकिन अब उसके पास पूरी पावर आ गई 51 के बाद से कि अब क्रेडिट को कंट्रोल कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है ना। अब मैं इसके साथ आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बता दूं, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्टिव पॉलिसी का मतलब कि सर बड़ा एक्टिवली रोल निभा रही है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है सर, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आपने यहां लिखा है, ये जो बनती है, ये बनती है सर मॉनेटरी पॉलिसी
कमिटी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा। एक क्वेश्चन कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 लोग होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के होते हैं। एक तो हमारे गवर्नर भैया हो गए, दूसरे डिप्टी गवर्नर हो गए, और एक और आरबीआई का कोई सदस्य रहता है। 3 सरकार के द्वारा जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको उसमें शामिल किया जाता है उस कमिटी में, ठीक है ना। यानी कि 6 मेंबर्स होते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। जो ये सारी चीजें चलती हैं उसका चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन, भैया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर रहे हो, चेयरपर्सन हम किसी फाइनेंस मिनिस्टर को बना देंगे तो फिर क्या फायदा मेरे आरबीआई गवर्नर होने का। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? आरबीआई गवर्नर होगा। अभी का आरबीआई गवर्नर आपको पता है कौन है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। अब एक्टिव पॉलिसी का मतलब आपको समझ में आ गया। 1951 के बाद बड़ा एक्टिवली क्रेडिट को कंट्रोल करने की पॉलिसी इसके पास है। कंट्रोल्ड मनी सप्लाई, यही बात तो मैंने कही, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की ताकत है उसके पास, फीचर्स हैं, फीचर्स में ये चीज आती हैं। सीजनल वेरिएशंस, सीजनल वेरिएशन का मतलब समझिए, सरकार कहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से कि भैया सुनो, एक बार अगर तुम नियम बना दिए तो वो नियम ऐसा तो है नहीं कि वही नियम चलता रहेगा। मार्केट हमेशा अपने बिहेवियर को चेंज करेगी, मार्केट अपने बिहेवियर को चेंज करेगी। यानी हो सकता है कि कभी मनी का सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाए, कभी मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाए। तो ये बताओ कि अगर तुम साल में एक बार कोई पॉलिसी बना दोगे तो कोई ज़रूरी है कि वो पॉलिसी साल भर एप्लीकेबल हो? नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम 6 बार, 6 टाइम्स, इस बात को दिमाग में रखिएगा, 6 बार क्या करो, यानी हर 2 महीने पे एक बार बैठो और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वालों ये देखो कि मनी की सप्लाई कैसी चल रही है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तुम क्या कह रहे हो, तुमको 6 बार नहीं बैठना है? नहीं बैठोगे क्या? एक काम करो, ठीक है तुमको छूट देते हैं हम, लेकिन एक बात याद रखना, 4 बार से कम अगर बैठे तो ठीक नहीं होगा। यानी कम से कम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठक करेगी, जो मीटिंग करेगी, जो ये सारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, जो ये सारे इकोनॉमिक कंडीशंस को समझने का, उस पर पॉलिसी बनाने की कोशिश करेगी, वो कम से कम साल में 4 बार करेगी। ये क्वेश्चन आपको एकदम दिमाग में रहे। बात समझ में आ रही है? मैंने इसके साथ आपको पीपीटी भी दी है, और मैंने इसके साथ आपको जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि इम्पॉर्टेंट हैं, मैंने उनको भी इसके साथ उसमें जोड़ दिया है। आप उसको देखिएगा, ठीक है ना। किसी दिन हम लोग आराम से उन सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई। फ्लेक्सिबल है भैया, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आरबीआई है, पावर है, फ्लेक्सिबल है। जब मन करेगा मनी सप्लाई बढ़ाने की बढ़ाएंगे, रेपो रेट बढ़ाने की बढ़ाएंगे, रेपो रेट कम करने की करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हम फ्लेक्सिबल हैं, अब हमको कोई इस तरीके से नहीं बात कर सकता है, ठीक है ना। ये इसके फीचर्स हो गए। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या हैं? अब देखिए, किसी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम कमी के बारे में ज़रूर बात करते हैं, ठीक है ना। किताबें जब हम खोलते हैं तो हमेशा उसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बताती हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बताती हैं। कई बार क्योंकि ये प्रथा चली आई है कि भैया डिसएडवांटेज के बारे में बताना ही है, तो कई बार फालतू के डिसएडवांटेज के बारे में बताते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस फिर भी हम मान के चलते हैं, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट्स कहते हैं भैया नहीं ये कुछ दिक्कतें हैं, तो हम उसके आधार पर देख लेते हैं कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी में सारी दिक्कतें हैं। चलिए, लिमिटेड स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधी सी बात है भैया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए 2 बॉडीज हैं हमारे पास। एक तो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो अपने फिस्कल पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, जो अपने मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन सरकार हस्तक्षेप नहीं पसंद करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक के पास क्या है, एक लिमिटेड स्कोप है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने रेट को बढ़ा या घटाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम कुछ और पॉलिसी, कुछ अलग तरह की पॉलिसी बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। यानी क्या है, एक लिमिटेड स्कोप है, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सेकंड, लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मान लीजिए अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रेपो रेट को बढ़ा या घटा रहा हूँ, बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा इन्फ्लेशन के लिए, मैं रेपो रेट को क्या करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। यानी सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, लोग कम लोन लेंगे। यानी मैं इन्फ्लेशन के लिए बस इतना ही कर सकता हूं भैया, मैं इससे ज़्यादा क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी अब क्या होगा, मैं इन्हीं सारी जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं इन्हीं के अराउंड घूमूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब पता चला मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सरकार उधर से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, वो ज़्यादा पैसा फ्लो करा रही है, मैं क्या कर लूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरी पॉलिसी फेल हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, यहां भी क्या है, इसका लिमिटेड रोल है। ये पूरी तरीके से अगर चाहे कि मैं ही इन्फ्लेशन कंट्रोल करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं। बात समझ में आ रही? चलिए थर्ड पॉइंट, पुअर बैंकिंग हैबिट्स। मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है। बैंकिंग हैबिट्स हमारी किस तरह की हमारे देश में चलती हैं, ठीक है ना। मैंने अपने बारे में आपको बताया था फिस्कल पॉलिसी में कि मैं दौड़ के गया पीएनबी के पास, कहा कि भैया ये काम है, कहा कल आना, फिर कहा 3 दिन बाद आना, फिर कहा अगले सैटरडे आना। सैटरडे गया तो कहा कि नहीं ये सेकंड सैटरडे है, ये सैटरडे आज छुट्टी है, क्यों आए हो? तो हम कहे भैया छुट्टी है तो आप क्यों आए हैं, ठीक है। तो हमको भगा दिया और अपने भी निकल लिया। तो यानी कि पुअर बैंकिंग हैबिट्स हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। नॉन मोनेटाइज सेक्टर, अब ये जहाँ पर गाँव में जहाँ पर हम गेहूँ के बदले चावल बदल रहे हैं, जहाँ पर हम दाल के बदले किसी से टेबल कुर्सी ले रहे हैं, तो उस जगह पर जहाँ पर बार्टर सिस्टम वाले हिसाब किताब है, यानी जहाँ पर मोनेटाइजेशन नहीं है, जहाँ पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर इसका कोई रोल ही नहीं है आरबीआई का। बात समझ में आ रही है? तो इसकी लिमिटेशंस में अब ये ज़बरदस्ती वाली बात है, भैया उसका नाम दे दिया क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, तो फिर मोनेटाइजेशन जहाँ नहीं हो रहा होगा वहाँ वो कैसे काम करेगी? बात समझ में आ रही है? लेकिन क्योंकि लिमिटेशंस लिखना था तो किताब वालों ने लिख दिया, ठीक है भैया, लिख दिया तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए लास्ट पॉइंट, इम्बैलेंस इन क्रेडिट एलोकेशन, ठीक है ना। अब भैया ये देखिए, इम्बैलेंस इन क्रेडिट कंट्रोल जो क्रेडिट एलोकेशन है, इसमें इम्बैलेंस तो रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को देखते हुए कई बार उसको अपने मोरल सुएसन वाला जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था उसको लेकर के आगे आना पड़ेगा कि नहीं, इस समय इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि हम उन्हीं को लोन्स दें जिससे वापस आने की उम्मीद हो। बात समझ में आ रही है? वैसे तो सरकार मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को उम्मीद थी कि विजय माल्या लोन वापस कर देंगे, लेकिन उम्मीदें टूट गई, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो बहुत सारे नाम हैं, क्या उसके बारे में बात किया जाए। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया लिमिटेशंस के बारे में। लास्ट अपने पीपीटी पर आते हैं, ये है नॉन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, सॉरी न्यू मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। न्यू मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी कुछ नया आया होगा। कब आया? देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 2013-14, 2013-14 के समय पे ये आया। इसमें क्या था? इसमें ये था कि हैज़ बीन अनाउंस टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स, यानी अब डिमांड के हिसाब से, जो डिमांड मार्केट में उसी के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है ना। अब ये नहीं कि भैया ये चीज़ चलता आया है उस हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे, नहीं। अब जिस तरह की डिमांड मार्केट में होगी उस तरह की हम क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ताकि क्या हो, विद द इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को ध्यान में रखते हुए। रिडक्शन इन सीआरआर में रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं। आरबीआई हैज रिड्यूस्ड सीआरआर टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द मार्केट। देखिए सीआरआर मान लीजिए ज़्यादा हो गया, कैश रिजर्व रेशियो मान लीजिए ज़्यादा हो गया। अगर कैश रिजर्व ज़्यादा होगा तो क्या लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे? लोग ज़्यादा लोन नहीं ले पाएंगे। तो क्या हुआ, हमने कहा कि भैया हम इस पर एक पॉलिसी बना देते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, 4% पर कोशिश कीजिए कि 4% पे अगर सीआरआर है तो क्या होगा, इससे ये होगा कि लोन लेने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, लोग ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो कराएंगे, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो उससे क्या होगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? न्यू मॉनेटरी पॉलिसी का ये एक पार्ट था। सेकंड, बैंक रेट। हमने बैंक रेट को भी फिक्स कर दिया भैया कि ठीक है, इन मॉनेटरी पॉलिसी 2013-14 इट वाज रिड्यूस्ड द बैंक रेट टू 8.25%। हमने क्या किया, हमने बैंक रेट को कि भैया तुम लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन लेने हमारे पास आ रहे हो तो तुमसे 8.25% चार्ज करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में एक डेटा दिया गया, 7.25% का, 6.25% का, इसको देखिएगा। लेकिन इसके साथ आपके लिए एक होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क क्या है कि प्रेजेंट में जो भी रेट्स चल रहे हैं, चाहे वो बैंक रेट हो, सीआरआर हो, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को आप गूगल से सर्च करेंगे और इन चीज़ों को अपने नोट्स में लिखेंगे और इसको ज़रूर याद करके एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो भी प्रेजेंट में रेट्स चल रहे हैं, ठीक है। और कभी अगर मौका मिल गया, जब मैं एमसीक्यू के क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो जब मैं आऊँगा तो मैं ये सारे डेटा के साथ आपके पास आऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा आज का वीडियो था, आप इसको देखिए और कोशिश कीजिए कि इसके आप नोट्स भी खुद से बनाएं, इसको आप समझें, और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें, ठीक है ना। उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।